जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि आपको पता आज की जो टाइमलाइन है वो हम बता रहे हैं हाउ टू बी अ लीगल सेक्रेटरी। तो सोफा हमने काफ़ी कुछ बता दिया, कुछ अभी और इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको देना चाहते हैं, लाइक learn to how to take decisions online on legal database. Some legal secretaries are expected to retrieve court decisions from online legal databases also. जी हाँ, ऐसा होता है कि मैं अगर आप बोलें तो थोड़ी रोशनी डालें। बिल्कुल रोशनी डालें, बिल्कुल रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया आप। इसमें ये होता है नाजरीन कि जो कोर्ट ऑफ लॉ में मुख्तलिफ डिसीजन आए होते हैं किसी पर्टिकुलर केस के बारे में, तो वो एक प्रेसिडेंट बन जाता है, कोर्ट लॉ का प्रेसिडेंट बन जाता है। तो ये लीगल सेक्रेटरी का काम होता है कि अगर कोई केस वो प्रिपेयर कर रहा है तो उससे मुतालिक जो भी कोर्ट ऑफ लॉ में डिसीजन आए हैं उन कोर्ट ऑफ लॉ के डिसीजंस को डेटाबेस से रिट्रीव करके और उसको वहाँ पर रेफरेंस करे ताकि वो सोलिसिटर के लिए इजी हो जाए। ज़ाहिर है सोलिसिटर को कई चीज़ें ज़बानी याद नहीं होती हैं और कोर्ट के एवरी वीक जो है वो डिसीजन आ रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 7 ईयर की बेस के ऊपर 7 ईयर चिल्ड्रन की बेसिस के ऊपर एक डिसीजन आया, या 18,600 का जो थ्रेश होल्ड था उसके ऊपर एक डिसीजन आया। इसी तरह मिसाल के तौर पर एक डिसीजन आया था जब बच्चों को आउट ऑफ हॉलीडेज जो पेरेंट्स ले जा रहे थे बाहर, और तो वो कोर्ट में चली गई बात और कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं जी आउट ऑफ हॉलीडेज बच्चों को बाहर नहीं ले जा सकते पेरेंट्स। तो ये इस किस्म के जितने भी डिसीजन आ रहे हैं कोर्ट के आते हैं, ये लीगल सेक्रेटरी का काम होता है कि कंसर्न कोर्ट डिसीजन को रिट्रीव करके डेटाबेस से उसका रेफरेंस वहाँ डाले, अगर ज़रूरी हो तो उसका डिसीजन वहाँ पर लिखे ताकि सोलिसिटर के लिए आसानी हो जाए। और ये आम तौर पे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है टू बी अ लीगल सेक्रेटरी, क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी होती हैं विच इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द सोलिसिटर इन ऑर्डर टू परसू द केस। बिल्कुल। When looking up in a case, you need to keep in mind the citations must include the volume, the reporter, designations and page numbers. कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो लेटर्स आते हैं आप उसके पूरे पेजेस देखते नहीं हैं, और आपने अगर उसकी फ़ोटो कॉपी बना के किसी को भेजनी है तो उसके सामने पेज पे है, फिर उसके इट कंटिन्यूज मे बी ऑन द सेकेंड पेज। अगर आप सेकेंड पेज को प्रिंट उसका निकाल के और उसने नहीं भेजा तो आप ये सोच लें कि जो शख्स को भेजा आपने लेटर वो बेचारा तो मुश्किल में आ जाएगा, क्योंकि द पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड वो हो क्या रहा है। आपने बस वो जल्दी जल्दी में एक कॉपी बनाई उसकी और उसको निकाल के भेज दी। आपका काम है कि आपने आगे पीछे दोनों देखना है कि पूरे डॉक्यूमेंट जो मैं भेज रहा हूँ, जो लेटर भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, मैं उसको पूरा क्लाइंट को पूरा लेटर्स भेज रही हूँ या नहीं भेज रही हूँ। बिल्कुल सही नाज़रीन, ऐसा ही है जैसे कि मिसाल के तौर पर एक रिपोर्ट आई जिसमें डायग्नोस हुआ कैंसर है, तो एक लेटर भेज दिया कि द रिपोर्ट हैज़ सजेस्टेड दैट द क्लाइंट और दैट द कंसर्न पर्सन हैज़ गॉट अ कैंसर। ये एक पेज पे आ गया और उसके बाद कुछ डिटेल्स आई और अगले पेज पे लिखा था हाउएवर इट इज़ कंसिडर्ड दैट द कैंसर इज़ ऑन अ वेरी अर्ली स्टेज एंड विच इज़ वेरी ईजीली क्योरेबल, सो देयर शुड नॉट बी वरीज, द क्योर एंड द प्रोसेस and the medical remedies are available to overcome such cancers। ये दूसरे पेज के बैक साइड पे लिखा हुआ था। अब अगर सेक्रेटरी ने, मेडिकल सेक्रेटरी ने वो ऊपर वाला भेज दिया पेज जिस पे लिखा हुआ था कि इट इज सजेस्टेड दैट द क्लाइंट हैज, योर क्लाइंट हैज गॉट अ कैंसर, और पीछे वाला नहीं भेजा तो वो तो आधा तो वैसे ही बेचारा मर गया। हाँ। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसको दोनों साइड्स देखें। ये मैं साइड की तो एग्जांपल दे रहा हूँ, मकसद बताने का ये है कि लीगल सेक्रेटरी हो या मेडिकल सेक्रेटरी हो या और किसी किस्म का भी सेक्रेटरी हो, इन लोगों का काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अगर इसमें सिर्फ हाई स्कूल ग्रेजुएट्स या हाई स्कूल गोइंग स्टूडेंट को काम मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम की अहमियत कम है। काम की अहमियत बहुत है। मैं सम टाइम ये सोलिसिटर्स या सम टाइम डॉक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सेक्रेटरी सही से काम करे। और जिन सोलिसिटर्स या जो डॉक्टर्स या जो स्टेट एजेंट्स कामयाब होते हैं उनके यकीनन सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, तभी वो कामयाब होते हैं। वरना एक अच्छा सोलिसिटर भी बगैर कॉम्पिटेंट, बगैर अच्छे लीगल सेक्रेटरी के वो कामयाब अकेला नहीं हो सकता। तो इसलिए
ये बहुत डिमांडिंग जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, और साथ साथ बहुत ज़्यादा इसके अंदर जिम्मेदारी भी है। तो जब आप ये काम करें तो यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज आपकी ज़रा सी गलती किसी क्लाइंट को मेक और ब्रेक कर सकती है। जी, आप बात कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हर जॉब में इंपॉर्टेंट है, कोई भी हो, यू आर अ टीचर वर्किंग एज अ सेक्रेटरी इन द स्कूल, लीगल सेक्रेटरी, व्हाटएवर। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। एक बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई और उस स्कूल में, नॉट मेंशनिंग एनी स्कूल, तो सेक्रेटरी को कहा गया कि उसको फ़ोन करके उसकी मदर को और बोला जाए कि आके उसको पिक कर ले। ठीक है। अब वो जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चे का नाम अब्बास है तो किसी और बच्चे का नाम भी अब्बास हो सकता है, लेकिन सरनेम डिफरेंस है। उस बच्चे का उन्होंने फर्स्ट नेम तो देख लिया, सेकंड सरनेम नहीं देखा सही तरीके से, और मदर जो थी वो सिटी में काम करती थी। मिसाल के तौर पे एक बच्चे का नाम है, और भी क्लास एक बच्चे का नाम है जैद बिन हारिस, हाँ। और दूसरे बच्चे का नाम है जैद बिन नोमान। हाँ। ठीक है। अब उन्होंने जैद बिन हारिस को छोड़ के, नोमान को छोड़ के, खाली जैद को लेटर भेज दिया। लेटर नहीं भेजा, फोन कर दिया। और वो वालदा जो थी बेचारी, शी वाज इन द सिटी, शी सेड शी कैन नॉट कम सो सून, ऑब्वियसली शी इज कमिंग फ्रॉम देयर, तो उसको थोड़ा टाइम लगा। व्हेन शी रीच स्कूल और वो बच्चा लेके गए तो पता चला ये तो मेरा बच्चा ही नहीं। अब गलती किसकी थी? सेक्रेटरी की, कि उसने पूरा देखना, पूरा नाम नहीं देखा। तो मेरे बताने का ये मकसद है कि कोई भी जॉब हो, wherever you're working, whatever you're working as, responsibility is very very important. There is a responsibility. अगर आप काम कर रहे हैं तो जाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी होती है। अगर आप कपड़े भी धो रहे हैं घर के, नाजरीन, तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन से कपड़े धो रहे हैं आप? हाथ से धो रहे हो तो मशीन में डाल दिया। वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मशीन को सही टाइम पे बंद करें, सही टाइम पे खोल लें, ड्रायर चलाएं, नहीं चलाएं, उसके बाद उसको निकाल के सुखाने के लिए आपने हीटर पे टांगना है, नहीं टांगना है। ये सारे प्रोसेस मैं आपको यूं बता रहा हूँ कि मैं करता हूँ ये सब चीजें। आप कुछ नहीं करते। अच्छा, तो इसलिए जारी रखें आप। ओके, अप्लाइंग फॉर जॉब्स, नाजरीन, देयर आर मेनी एरियाज ऑफ द लॉ इन विच यू कुड वर्क एज लीगल सेक्रेटरी। द मेजर ones are between civil and criminal laws. But within civil law, there are narrower areas of speciality, including corporate, real estate, contracts, employment. In thinking about which would be the best fit for you, consider your interest. What is your interest? And the type of environment in which you would like to work. अभी ये जो शुरू की थी बात, वो अधूरी रह गई थी कि मैंने बताया था कि जो बच्चे इस साल GCSE का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको जो मिला था काम करने के लिए 1 हफ्ते का या टाइम पीरियड, तो बहुत सारे बच्चों ने लीगल ऑफिसेस में सॉलिसिटर्स के साथ काम किया। मैं बहुत सारे बच्चों को जानती थी जिनको मैं पढ़ा भी रही थी, तो उन्होंने दे चोज टू वर्क दे, और दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज देयर समबडी वाज गाइडिंग देम। देखो इसको फाइल कैसे करना है, पेपर्स इसको इस तरह से फाइल करने हैं। तो अगर उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है उस तरफ एंड दे फील दिस इज द राइट जॉब फॉर मी, मे बी दे मे टेक अप दैट जॉब, इजंट इट? बिल्कुल सही। मगर अगेन एज आई सेड, उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू लाइक वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट and for the public interest, you may like working for district attorneys और पब्लिक डिफेंडर्स ऑफिस। आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे? डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज और पब्लिक डिफेंडर्स ऑफिस। जी हाँ नाज़रीन, ये ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे यूके में और वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर अगर आपके पास वकील नहीं है तो आपको गवर्नमेंट एक वकील, एक अटॉर्नी आपको प्रोवाइड करता है, एक डिफेंडर प्रोवाइड करता है, या स्टेट के अगेंस्ट अगर केस है तो स्टेट खुद भी अटॉर्नी एक देती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर लीगल सेक्रेटरी आप किसी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी गवर्नमेंट रिलेटेड इदारे में काम कर रहे हैं, या जो अटॉर्नी है वो गवर्नमेंट का नौकर है, क्योंकि ज़ाहिर है जितने लॉयर्स होते हैं, अगर आप कोर्ट रूम में जाएं तो आपको पता लगेगा कि एक होम ऑफिस का लॉयर होता है, एक आपका प्राइवेट लॉयर होता है। इसी तरह अगर इंजरी क्लेम में जाएं तो दोनों पार्टियों के अलग अलग लॉयर्स होते हैं। इसी तरह अगर आप चाइल्ड बेनिफिट के सिलसिले में जाएं तो आपको दोनों पार्टियों का अलग अलग आपको लॉयर मिलता है। तो जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं उनका अपना लॉयर, अपना अटॉर्नी होता है, और उनके सेक्रेटरीज भी अपने होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर जो है वो अमल कर रहे होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस होते हैं या पॉलिसीज़ होते हैं, एज अ लीगल सेक्रेटरी ये जिम्मेदारी है आपकी कि उन चीज़ों से आप अवेयर रहें। जी,
एंड इफ यू लाइक मीटिंग पीपल, आपको पता है कि आई कैन टॉक टू डिफरेंट people from different countries, then I think the immigration firm might be good one where you can fit yourself well. वहाँ पे अभी हर कंट्री से लोग आते हैं. इफ़ यू आर वेरी गुड एट कम्युनिकेटिंग, लैंग्वेज वाइज, अंडरस्टैंडिंग वाइज, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे आपके लिए ईजी हो जाएगा काम करना. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अर्निंग अ हाई सैलरी एंड डू नॉट माइंड स्ट्रेस, ऑब्वियसली हर जॉब में तो स्ट्रेस तो है. Consider working for a corporate law firm. अगर आप स्ट्रेस नहीं चाहते, कॉर्पोरेट लॉ फर्म में काम करें, कर सकते हैं, अगर स्ट्रेस कर सकते हैं, अगर स्ट्रेस बेयर कर सकते हैं तो जहाँ पर आपको जाहिर है बहुत ज़्यादा ड्रेस कोड भी फॉलो करना पड़ेगा और चीज़ें भी होंगी जाहिर है, तो कॉर्पोरेट लॉ में जाएं आप और वहाँ पर करें. जाहिर है बहुत ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे और बहुत ज़्यादा हाई एक वहाँ का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट एनवायरनमेंट होता है जो आपको जिसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर और स्ट्रेस है, हैंडल कर सकते हैं. तो now how would you prepare your resume? You obviously when you how would you prepare your resume means your CV. Okay. How do you prepare it? अब जाहिर है किसी को इम्प्रेस, ये तो बात आपने लास्ट टाइम भी की थी ना. जी, हमने सीवी राइटिंग में जब बात कर रहे थे पिछले वीक या पिछले से वीक हमने सीवी राइटिंग के ऊपर एक प्रोग्राम किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ सीवी राइटिंग. उसमें हमने ये आपको एक मुख्तसर सा ये बताया था कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू राइट अ गुड सीवी बेसिकली. तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है वो जो आपने बताया था वो सेम चीज़ें ही हैं. रिपीट कर देंगे आप, क्योंकि हो सकता है इस दफ़ा डिफरेंट ऑडियंस बैठी हो. फॉर एग्जाम्पल, यू टुक अ ट्रेनिंग कोर्स इन फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स. आप यू आर वेरी गुड एट फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स, फेयर इनफ. इन क्रिमिनल कोर्ट्स एंड यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब विद क्रिमिनल डिफेंस फर्म और अ पब्लिक डिफेंडर्स ऑफिस. इंक्लूड द कोर्स वेरी क्लियरली ऑन योर CV कि मैंने ये कोर्स किया हुआ है, आई एम वेरी गुड एट दिस, मे बी बिकॉज यू वॉन्ट टू वर्क देयर. तो फिर उसके आपकी CV को देख के मे बी दे माइट अंडरस्टैंड कि हाँ, क्योंकि वो जॉब जो है आपके एक्सपीरियंस से बिल्कुल रेलेवेंट जॉब है बेसिकली, जो एक्सपीरियंस है आपको. बिल्कुल. देन हाईलाइट रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस. इफ़ यू हैव वर्क, लाइक मैं बता रही हूँ ना, ये बच्चे जो काम वाम कर रहे हैं तो इनके आगे जाके इनको बहुत ये काम आता है कि वो अपनी CV पे ऐड करते हैं कि हमने ये काम किया हुआ है. बिल्कुल सही बात है. जिस तरह एक CV पेश की एक शख्स ने अपनी जॉब के लिए, तो उससे पूछा कि जी आपने 6 महीने या पिछले साल से आप काम नहीं कर रहे, तो बोला जी मैं घर पे था. तो उसने कहा जी घर पे आप कुछ काम नहीं कर रहे थे? बोला नहीं, मैं घर पे था, मैं घर के बिल्स को देख रहा था, गैस की बिलिंग डेट्स देख रहा था, यूटिलिटीज़ की पेमेंट कर रहा था, काउंसिल टैक्स को लुक आफ्टर कर रहा था, उसके अलावा लाइसेंस फ़ीस को मैं लुक आफ्टर कर रहा था, ये सारी घर की ग्रॉसरी का बजट अपने जहन में रखा था. तो उसने कहा कि भाई ये जो कुछ आप कर रहे थे ये भी तो आपका एक्सपीरियंस ही है ना बेसिकली. अगर आप ग्रॉसरी को देख रहे हैं घर के, तो बजटिंग कर रहे हैं आप घर का, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस है. यूटिलिटीज़ को देख रहे हैं आप, तो कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से, मुख्तलिफ इदारों से. तो ये आपसे डोंट कंसिडर इट एज सिटिंग एट होम अनलेस कि आप बिल्कुल ही बैठे हुए हो. अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो ये आप अपने CV में शामिल करें कि आई वॉज सिटिंग एट होम, आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, हाउएवर इन दिस पीरियड आई वॉज एंगेज विद डिफरेंट यूटिलिटी कंपनीज डूइंग कॉरस्पॉन्डेंस अबाउट माई बिल्स, अबाउट माई काउंसिल टैक्स, अबाउट माई ग्रोसरी, अबाउट अदर थिंग्स. तो वो भी आपके एक्सपीरियंस में शामिल है. तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी CV लिखें तो उसमें ये सारी चीज़ें कोशिश करें कि अगर ज़रूरी हो तो मेंशन भी कीजिए. जी. हाईलाइट रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, और एंड इफ यू हैव नन, you have no work experience, then draw your attention to relevant skills. What skills you have in yourself? आप उसको जब तक आप उनको बताएंगे नहीं तो उनको नहीं पता चलेगा. तो आप अपने स्किल्स बताएं कि आई एम वेरी गुड एट दिस. मे बी दे माइट बी इम्प्रेस्ड. मे बी अगर वो आपको कुछ काम दे करने के लिए और आप अच्छा करके दिखाएं तो उनको यकीन हो जाए कि हाँ इसके अंदर ये स्किल्स हैं. तो इसलिए अगर आप अपनी CV में आपको किसी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और उसका एक्सपीरियंस है आपको, आप वो मेंशन करें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है. सिवाय एक चीज़ के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो डू नॉट डू दैट. ये मैं अपने नौजवान लड़के लड़कियों को बता रहा हूँ, लड़कों को ख़ास तौर पे, कि अगर आप पहले से शादीशुदा हैं और डिवोर्सी हैं तो अपनी CV में ये मत लिखिए कि मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये नेगेटिव होगा.
तो मेहरबानी करके सिर्फ वर्क रिलेटेड जो है ना एक्सपीरियंस वो लिखिए, वरना ज़रूरी नहीं है हर एक्सपीरियंस को भी आश्कार करना अच्छा नहीं होता, ये वर्क से मुतालिक भी है। मिसाल के तौर पर आपने एंटी सोशल बिहेवियर वालों के साथ काम किया हो, जहां बच्चे एंटी सोशल, लड़के लड़कियां एंटी सोशल बिहेवियर में कर रहे हो, आपके अंदर एक अग्रेसिवनेस आपके अंदर बिल्ड हो गई हो या आपके यहाँ अंदर सरायत कर गई हो, एक जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं जिसके अंदर अग्रेसिवनेस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस कोशिश करें ना लिखें, क्योंकि वो उस जॉब से रेलेवेंट ही नहीं है, वो नेगेटिव आपके लिए काम करेगा। इसलिए सीवी राइटिंग जो है एक आर्ट है, इस आर्ट के ऊपर हम पूरा प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, और मैंने शॉर्टली बता दिया था आपको पिछले से पिछले प्रोग्राम में। लेकिन सीवी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीवी राइटिंग जो है, सीवी जो है वो आपका बेसिकली आपका मार्केटिंग कार्ड है, तो आपने उसको सही तरीके से मेंशन करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सीवी में रेलेवेंट एक्सपीरियंस मेंशन करें जहां ज़रूरी हो। अननेसेसरी एक्सपीरियंस आप डालेंगे तो शायद नेगेटिव हो जाए, इसी तरह अगर नहीं डालेंगे तो वो भी नेगेटिव हो सकता है। तो इट हैज़ टू बी अ बैलेंस ऑफ बोथ, ये जहन में रखिएगा जी। यू कुड इवन गेट इन यू कॉन्टैक्ट अ टेम्पररी एजेंसी. Once you know the area of the law in which you would like to work, a temporary agency can help you place you in a available job in that field. अभी फ़िलहाल आपको कुछ जॉब नहीं मिल रही, कुछ नहीं है, टेम्पररी आप कहीं काम करें, हो सकता है कि उससे एक तो एक्सपीरियंस होगा, वर्क एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा। दूसरा ये है कि अगर आपको थोड़ा बहुत काम में नहीं आता तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू विद योर वर्क. नाउ थ्रू टेम्पररी जॉब्स, दो टेम्पररी जॉब्स आर नॉट वेरी आइडियल. ऑब्वियसली वो तो एक टेम्पररी जॉब है, परमानेंट तो नहीं है. सैलरी और बेनिफिट्स, दे आर terms, in the terms of salary and benefits, they are great ways for you to gain. It may not be very good for your salary, you may not get very good paid there, but you're working there and you're gaining experience. That one thing is helping you to build up your profile. Yeah, and moving further. Then finding an entry level job. If you want to work as a permanent, taking up a permanent job, then what you should be doing? You could find an entry level job. When you do not have an experience, then it can be a little challenging. Experience हो जाता है तो अगर आप proper job के लिए apply करते हैं तो आपके favor में वो जाता है. For this reason, it is important that you what you're choosing. अब आपने जब चूज करना है तो आपने अपने आप को रखना है कि मैं कहाँ काम करना चाहता हूँ. और ये जो टेम्पररी जॉब्स वगैरह की थी आपने, उससे थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया कि मैं कौन सी फर्म में करूँ. आपको पूरा बताया कि आपसे एक सॉलिसिटर जो इमिग्रेशन में डील करते हैं उनके साथ काम करना चाहते हैं, फैमिली लॉ वाले या क्रिमिनल या व्हाटएवर. तो आप थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप वर्क एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो आपको अप्लाई करने में ईजी हो जाता है. और देन यू आर मोर कॉन्फिडेंट व्हेन यू अप्लाई देयर एज अ परमानेंट जॉब. तो आपको काम करने में भी मज़ा आता है और आपको पता होता है व्हाट आर यू रियली डूइंग. आगे बढ़ने के चांसेस हैं. थैंक यू सायरा. नाज़रीन, ये हमारा सेगमेंट था टाइमलाइन टू बिकम अ लीगल सेक्रेटरी, जिसमें हमने कोशिश की एक जर्नल इन्फॉर्मेशन दें आपको. और हमेशा मैं कहता हूँ कि एक जर्नल इन्फॉर्मेशन होती है जो हम आपको देते हैं. स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हो सकता है डिफरेंट हो, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं feedback@hidayat.tv के ऊपर, या हमें फ़ोन पे भी स्टूडियो में हमारे रब्ता कर सकते हैं आफ्टरवर्ड्स. अब हमारे पास ब्रेक का टाइम आ रहा है. ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हमारा टॉपिक आज का इंटरैक्टिव डिस्कशन का है, नेकी कर दरिया में डाल. जी हाँ नाज़रीन, ये मकूला आपने सुना होगा, ये मुहावरा आपने सुना होगा, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. बहुत सारे लोगों ने भी सुना होगा कि नेकी कर दरिया में डाल. और आमतौर पे यही कहा जाता है कि ठीक है जी, नेकी किए जाओ और वो उसका रिटर्न ना देखो और उसको को गिनो ना, बल्कि वो दरिया में डालते जाओ. तो आज हम अपने जो इंटरैक्टिव सेगमेंट होगा उसके अंदर यही बात करेंगे कि इसी को क्यों लिया जाता है, जबकि
जबकि हमारे मासूमीन का कौल है कि अगर आपके साथ कोई नेकी करे तो आप उससे बढ़कर उससे के साथ नेकी करें, एहसान कोई करे तो उससे बढ़कर आप उसका एहसान की उतारने की कोशिश करें, कोई आपसे हमदर्दी करे तो उससे बढ़कर हमदर्दी करें। लेकिन हम इस मुहावरे को लेके सेटिस्फाई क्यों हो जाते हैं? नेकी करने वाला भी और नेकी जिससे के साथ नेकी की है वो भी ये एक्सपेक्ट करता है कि जी मेरे साथ नेकी कर दी, अब इसको ये बताना नहीं चाहिए मुझे कि मेरे साथ नेकी की है, या इसने एहसान किया अब इसको बताना नहीं चाहिए मेरे साथ एहसान किया है। ऐसा क्यों है? बल्कि ये क्यों नहीं, मासूमीन का वो कौल क्यों भूल जाते हैं हम कि जब मासूमीन ने कहा कि अगर कोई आपसे एहसान करे तो उससे बेहतर एहसान आप रिटर्न करें, कोई आपसे नेकी करे तो उससे बेहतर नेकी करें। ये हमने टॉपिक इसलिए रखा कि अब रमज़ान की आमद है इंशाअल्लाह, और रमज़ान में हम नेकी की तरफ माइल होते हैं, नेकी करने की तरफ माइल होते हैं। तो मैंने सोचा कि आपकी याद दहानी करा दी जाए कि रमज़ान आ रहा है, जिन लोगों ने आपके साथ नेकियां की हैं उनको कोशिश करें कि उनसे बेहतर नेकी करें, और रमज़ान में अगर आप करेंगे तो ना सिर्फ ये कि उनसे बेहतर नेकी का आपको सवाब मिलेगा, बल्कि एक नेकी का 70 नेकियों के बराबर भी आपको सवाब मिल सकता है। तो इसलिए अपने आप को आमादा कीजिए आने वाले दिनों में जब आप नेकी का बदला उतार भी सकते हैं, कोशिश भी कर सकते हैं। नेकी का मतलब ये नहीं है जताने वाला ना जताए, लेकिन बताने वाला को बताना चाहिए कि आप याद रखें। वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे, टेलीफोन लाइंस भी खुलेंगी, आपसे बात भी होगी। देखते रहिए हिदायत टीवी।